राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोलू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का 1 से लेकर 10 तक सॉल्व कर चुके थे। आज आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से जैक बोर्ड क्लास 12 के लिए। तो देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि व्हाट इज सिंगलटन सेट। व्हाट इज सिंगलटन सेट। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कि इट इज अ सिंगल सेट। इट इज अ सिंगल सेट। ऑप्शन बी में दिया हुआ है इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि इट इज अ नल सेट। इट इज अ नल सेट। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि इट इज अ सेट। इट इज अ सेट with a single element। तो मतलब इसका व्हाट इज सिंगलटन सेट का मतलब हो गया एकल समुच्चय क्या है। यानी सिंगलटन नाम से ही पता चल रहा है, तो एक एलिमेंट होना चाहिए आपका वो सेट में। जैसे एक एग्जांपल का बात करते हैं हम लोग, ए, जैसे आपको ए और बी दिया हुआ है और बी में दिया हुआ है कि सिर्फ बी दिया हुआ है, तो आपको इसमें एक ही एलिमेंट है, यानी ये सिंगलटन सेट हो गया। तो वही बोला गया है कि इट इज़ अ सेट विथ अ सिंगल एलिमेंट। यानी ए सेट में बात करें तो 2 है और बी सेट में बात करें तो एक ही एलिमेंट दिया हुआ है, तो इसी को बोलेंगे इट इज़ अ सेट विथ अ सिंगल एलिमेंट। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, व्हाट इज सिंगलटन सेट, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है वो बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है इफ यूनिवर्सल सेट ओम दिया हुआ है, यहाँ इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और 7 एंड ए दिया हुआ है, सेट ए, इसमें दिया हुआ है 1 3 5 6 7। देन ए यूनिवर्स या ए डैश विल बी क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए लिख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 3 5 6 7। ऑप्शन बी में आपको दिया गया है 2 और 4 2 4। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2 4 6 7 2 4 6 7। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 6 7। तो आपको पूछा गया है ए डैश, तो ए डैश अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है ओम माइनस ए।
इसका फॉर्मूला हो गया ए डैश। तो यूनिवर्सल सेट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपको दिया हुआ है। माइनस करेंगे इसमें से, सेट ए का वैल्यू है 1 3 5 6 एंड 7, ठीक है। माइनस करना है, माइनस का मतलब हो गया कि दोनों सेट में जो एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं उसको कैंसिल कर दीजिए। यानी पहला 1 मैच कर रहा है तो 1 कैंसिल कर दीजिए, 3 मैच कर रहा है तो 3 कैंसिल कर दीजिए, 5 मैच कर रहा है 5 कैंसिल कीजिए, 6 मैच कर गया, 7 मैच कर गया। तो सारा डेटा तो कैंसिल हो गया। तो किस में से बचना चाहिए आपका, ये ओम जो है आपका यूनिवर्सल सेट, इसमें जो डेटा बचा हुआ है वही आपका ए डैश कहलाएगा, ठीक है। इसको पावर ऑफ सेट भी बोलते हैं, यानी ए डैश बोल देंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 एंड 4, यानी 2 ही डेटा बचा है आपका। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि आपको यहाँ पर बता दिए कि ए डैश का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका ओम माइनस ए, यानी ओम का जो सेट में जो वैल्यू दिया हुआ है और ए सेट का जो वैल्यू है, दोनों को माइनस करना है। मतलब जो डेटा मैच कर गया उसको कैंसिल कर दी, जो रिमेनिंग डेटा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों का आंसर। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन, बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13, द डिफरेंशियल coefficient of 3x to the power 4 with respect to x, शॉर्ट में लिखा हुआ है WRT x with respect to x will be ऑप्शन ए 16x, ऑप्शन बी 16x स्क्वायर, ऑप्शन सी 12x क्यूब और ऑप्शन डी है 4x क्यूब। तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला से दिया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू होता है d, और इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है x टू द पावर n, यानी ये पहला बेसिक फॉर्मूला है, इसी हिसाब से बनता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स का पावर n डिवाइड बाई डी एक्स। तो इसको लिखने का तरीका है x टू द पावर n माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आपको दिया हुआ है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला तो आपका ये वाला है, तो लिखने का तरीका क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला है डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स।
तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका वैल्यू दिया हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू है 3, तो पहले 3 लिखिएगा, फिर है d/dx और x टू द पावर n का मतलब हो गया x टू द पावर 4। सॉल्व करने का तरीका होगा 3 इंटू, इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से लिखते हैं हम लोग, पहले इसका पावर आता है n, फिर इंटू x टू द पावर n-1 होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये वाला है x टू द पावर n को सॉल्व करने का, तो इसीलिए आपको बाद में बताया इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। n इंटू एक्स टू द पावर n-1, यानी जितना भी इसका पावर रहेगा उसमें से एक कम करना है आपको, तो 3, फिर आ जाएगा n का मतलब हो गया इसका पावर यानी 4 इंटू x यानी x, और जो भी पावर है उसमें से एक माइनस कर दीजिए यानी 4-1, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 12, और 4 में से 1 माइनस कीजिएगा 3 यानी x3, यानी 12x3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी तरह का कोई भी डिजिट आपको देता है, जैसे 3x टू द पावर 4 है, मान लीजिए यहाँ पर रहता 5x टू द पावर 3 रहता, ठीक है ना, तो आप लिखते हैं dy/dx और ये x टू द पावर n, इसी बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो dy/dx सबसे पहले क्या है वैल्यू 5, तो कांस्टेंट वैल्यू पहले 5 लिखेंगे, और x का पावर क्या हो जाता 3, तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू जैसा था वैसे लिखिएगा, फिर आता है n मतलब पावर इसका 3, x टू द पावर जो पावर है उसमें से एक माइनस कर दीजिए 3-1 यानी 15x टू द पावर 2। इस तरह का क्वेश्चन जैसा भी रहेगा आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये तो समझाने के लिए सिर्फ आपको बता रहे थे। जो आपका फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 12x3 यानी 3x टू द पावर, डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, 3×4=12 हो जाता है, और x जैसा था कांस्टेंट वैसे ही लिखिएगा, और जो पावर होता है उसमें से एक हमेशा माइनस कर दीजिएगा, यानी x में से 4 में से 1 माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 3, तो यह यहाँ हो जाएगा 12x3। इसका फाइनल आंसर हो गया 12x3, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको डिफरेंशिएशन का ही सवाल है, कि लिखा हुआ है कि इफ़ y इक्वल्स टू √x then dy/dx will be ऑप्शन है आपका 1/√x, 1/√x, ऑप्शन बी है 1/2√x, ऑप्शन सी आपको दिया गया है √x, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है x, ठीक है। तो देखिए रूट दिया हुआ है, रूट का मतलब यहाँ पर क्या है 2 है, स्क्वायर रूट जैसा आप लोग सॉल्व करते थे, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको पहले आप लिख लीजिएगा x, और x का पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको पहले रूट को हटा दिए, और रूट हट गया तो क्या आ गया 1/2 आ गया। अब जैसा आपको फॉर्मूला बताए थे dy/dx इक्वल्स टू डी, x का पावर क्या है n/dx, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो पहले लिखेंगे d, x का पावर हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई dx। आगे सॉल्व करते हैं तो पहले क्या बताए थे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो n पहले आता है, n का मतलब हो गया इसका पावर, यानी x का पावर क्या था 1/2, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1/2 इंटू x, और जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 कर दीजिएगा, तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू x टू द पावर, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लेकर तो 2 1 जा 2, यानी -2 में से अगर 1 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो यहाँ देख लीजिए 1/2 -1 अगर करते हैं एलसीएम लीजिएगा तो 2, 1 - 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2, यानी -1/2 आता है, वही लिखे। तो यहाँ देखिए 1/2 लिख दीजिएगा,
x का जो पावर है वो -1/2 है, ये इनटू में है। अगर इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो ये पावर जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, x का पावर 1/2, x का पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और इसको आप फाइनल इस तरह से लिख सकते हैं 1/2, और x का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, √x होता है, तो 1/2 √x, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 √x, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया? देखिए पहले 1/2 इंटू एक्स का पावर, जो पावर x का पावर में था 1/2 माइनस करेंगे उसमें से एक, क्योंकि हमेशा पावर एक माइनस किए थे। यहाँ पर देखिए यहाँ 4 था तो 4 में से 1 माइनस किया 3 आया था, तो वैसे ही आप इसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 इसका पावर आ जाएगा। तो 1/2 ये इनटू में था, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और x का पावर 1/2 जैसे यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताए थे, रूट हटा दिए थे, फिर से अगर आपको रूट में लेके आना है तो 1/2 के बदले में आप √x लिख सकते हैं। तो 1/2 √x, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ तक उतार लीजिए पहले। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों डिफरेंशिएशन से ही था सवाल, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। डिटेल में आपको समझा दे रहे, हो सकता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा वीडियो में, लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है तो थोड़ा टाइम तो देना होगा। और टाइम दीजिएगा तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ with respect to x, is ऑप्शन ए 4x² + c, ऑप्शन बी में दिया गया है आपको x⁴ + c, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है x⁵/5 + c, और ऑप्शन डी में दिया गया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो पहले जैसे डिफरेंशिएशन का आप फॉर्मूला समझे थे, उसी तरह से इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला समझ लीजिए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, ये साइन है x⁴n dx, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर रहे थे, इसमें प्लस करना है, तो लिखेंगे x⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 + c, ये इसका फॉर्मूला है। इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो I = इंटीग्रेशन 4x³ dx, ये आपको दिया गया है। सॉल्व जब करेंगे तो पहले लिखेंगे ये कांस्टेंट वैल्यू यानी 4 इंटीग्रेशन, फिर लिखेंगे हम लोग x का पावर 3 और फिर लिखेंगे यहाँ पर dx। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो पहले कांस्टेंट वैल्यू यानी 4 इंटू ये इंटीग्रेशन x का पावर 3 यानी इंटीग्रेशन x का पावर n का मतलब क्या हो गया, जो पावर था उसमें +1 करेंगे,
और डिवाइड में भी वही चीज़ करेंगे, तो यानी x का जो पावर है वो 3+1 होगा, डिवाइड में भी 3+1 प्लस कॉन्स्टेंट यानी c लिखते हैं, तो 4 इंटू एक्स का पावर 3+1 यानी 4 हो जाएगा, और 3+1 यानी 4, ये 4 इंटू में था, डिवाइड में था, दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका x⁴ प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया x⁴ प्लस c। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला बस याद कर लीजिए आप लोग, x⁴ अगर n दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का सवाल है, तो n+1 डिवाइड बाई n+1 यानी कांस्टेंट वैल्यू को वैसे ही रखिएगा, और जो पावर दिया है उसमें एक जोड़ना है, इनटू में भी और डिवाइड में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 15 लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 16 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 बताते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों ने पूरा चैप्टर सॉल्व किया होगा, ये तो सिर्फ बेसिक सवाल था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया द अरिथमेटिक मीन ऑफ the arithmetic mean of -2, 0, 2, 16 and -6 is अरिथमेटिक मीन मतलब इसका एवरेज क्या होगा। ऑप्शन ए आपको दिया गया है 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 5 और ऑप्शन डी में दिया गया है 16। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज यानी सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए 16 और यहाँ देखिए एक -2 है और एक +2 है, तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, एक बार फिर से यहाँ लिख लेते हैं। -2, फिर है 0, फिर है 2, फिर है 16 और है यहाँ पर -6। तो देखिए -2 और +2 तो पहले कैंसिल कर दीजिए, और 16 में से -6 अगर कीजिएगा तो आ जाएगा ये 10। और नंबर ऑफ डेटा कितना है, 1 2 3 4 5। एवरेज हम लोग नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो इसका एवरेज हो गया 2, यानी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 लिखा हुआ है उसमें, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवरेज का मतलब सबको ऐड करना है। अब इसको ऐड कीजिएगा और डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कीजिएगा, तो माइनस प्लस में जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दीजिए। 16 में 6 माइनस किया 10 आ गया, और नंबर ऑफ डेटा 5 था, तो आपका सही आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is difficult to compute in the measures of central tendency। सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे डिफिकल्ट क्या है, कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में क्या आता है, मीन मीडियन मोड आता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको मीन, जो सबसे डिफिकल्ट है, या फिर ऑप्शन बी में दिया गया है मीडियन डिफिकल्ट है, या ऑप्शन सी में दिया गया है ज्योमेट्रिक मीन, और ऑप्शन डी में दिया गया है मोड।
तो बोल रहे हैं कि कौन सा सबसे डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना, तो सबसे डिफिकल्ट है मीन कैलकुलेट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल मीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल मीन। कौन सा मैथमेटिकल मीन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मोड, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एरिथमेटिक मीन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हार्मोनिक मीन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल मीन। मैथमेटिकल मीन जो है वो जीएम भी है, एएम भी है और एचएम भी है, लेकिन मोड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग सॉल्व कर लिए, यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, फिर क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक लिख लिए होंगे। आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर इस तरह मैच करता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में मोड का एक सवाल है, पूछा गया है कि मोड ऑफ 0, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 0, 4 is ऑप्शन ए -25, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 25। तो मोड का मतलब होता है यानी बहुलक, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही आपका मोड होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है डेटा। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है वो यहाँ पर 0 है, एक बार, 2 बार, तो इसीलिए आपका जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ये आंसर सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि व्हाट इज द मीडियन, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग variables 4, 9, 12, 15, 7 एंड 18। ठीक है, तो जब भी आपको मीडियन देता है ना सॉल्व करने के लिए, तो इसको पहले आपको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। इस डेटा को क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अरेंज तो करना होगा आपको। तो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं
असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको अरेंज करते हैं तो पहला नंबर हो जाएगा 4, दूसरा नंबर हो जाएगा 7, तीसरा नंबर हो जाएगा 9, उसके बाद हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 18। ये अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है, मीडियन इक्वल्स टू होता है n+1/2 आइटम। n का मतलब नंबर ऑफ डेटा, 1 2 3 4 5 6, तो 6+1। अच्छा, इसका ऑप्शन तो नहीं दिए थे, तो इसका ऑप्शन हम यहाँ दे दे रहे। हाँ, ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था 9, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था 12, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था 15 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था 16। सॉरी, ऑप्शन नहीं लिखे थे, भूल गए थे ऑप्शन लिखना, तो डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो 6+1 डिवाइड बाई 2 यानी 7/2। 7/2 का मतलब होता है 3.5 आइटम, 3.5 आइटम, ठीक है। 3.5 आइटम का मतलब होता है थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 यानी ये थर्ड आइटम है और ये फोर्थ आइटम है। तो 3.5 आइटम का मतलब हो गया थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाई 2 यानी 12 + 9। तो 12 + 9 आपका हो जाएगा 21। 21/2 यानी ये आपका हो जाएगा 10.5। तो देखिए ऑप्शन में आपका कहीं मैच तो नहीं कर रहा है 10.5, तो ये आपका ऑप्शन जो है इसमें से कहीं कुछ ना कुछ रॉन्ग था आपका ऑप्शन में। तो उस ईयर जो पूछा गया होगा, कोई भी आप इसका नियरेस्ट जो वैल्यू होगा वो आपका ये 12 बोल सकते हैं इसका नियरेस्ट वैल्यू, क्योंकि 11 12 यानी जो आंसर तो यहाँ से आपका कोई मैच नहीं कर रहा, लेकिन आप जो भी इस तरह क्वेश्चन देता है तो कोई भी एक ऑप्शन में अगर टिक कर देंगे तो आपको मार्क्स जरूर मिलना चाहिए। तो जो नियरेस्ट वैल्यू है वो आपका 12 है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आपका सही आंसर है 10.5, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ कि 10.5 आपका सही आंसर है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए हमें आंसर जो भी चुनना था हम चुन लिए, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी चूज़ कर लिए इसका, ठीक है। लेकिन आपको सही आंसर दिया जाएगा, लेकिन पता नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ हुआ होगा इसमें, या कुछ ऐसा डेटा था जो प्रिंट नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि यहाँ पर जैसे 6 डेटा था, हो सकता है 7 डेटा हुआ कोई, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक के चलते नहीं आया, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था, तो जो भी आपको फार्मूला बताया है वो आपको थोड़ा सा याद कर रखना होगा और प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सारा क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक इससे पहले वीडियो पब्लिश कर चुके थे, और आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक सॉल्व कर दिए। अब आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करिए, और कुछ भी अगर डाउट रहता है तो डाउट को क्लियर कर लेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें कुछ हेल्प हो जाए। और इसी तरह वीडियो को देखते रहिएगा। सोनू सर कॉमर्स क्लास के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।